हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। जो 2024 में जो मैट्रिक का एग्ज़ाम है दोस्तों, इसमें से आपको बहुत सा क्वेश्चन टकराएगा दोस्तों। 2024 में जो मैट्रिक का एग्ज़ाम है, और यह क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक से लिया गया है दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से लिया गया है दोस्तों, और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसमें टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और वो भी ट्रिक के माध्यम से आपको हम समझाएंगे, और यह सभी प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर आएंगे दोस्तों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने दोस्तों के बीच क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन की ओर आते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है दोस्तों, प्रकाश किसका रूप है। तो दोस्तों आपको पता होगा प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश किसका रूप है, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है दोस्तों, प्रकाश गमन कैसे करता है। तो दोस्तों प्रकाश कैसे गमन करता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो दोस्तों प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। और कितना होती है दोस्तों प्रकाश की चाल निर्वात में, यह क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई दोस्तों। इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा भी। और एक बात बताइए दोस्तों, प्रकाश की चाल निर्वात में कितना है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यह क्वेश्चन जो आपको हम बताए हैं प्रकाश की चाल निर्वात में कितना है, यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों। 4 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों। क्या कह रहा है इसमें, जब प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर, देखिए दोस्तों ये प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहे हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों आपको हम क्या बताए थे, प्रकाश की चाल कितनी होती है। आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताए थे कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। दोस्तों प्रकाश की चाल रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यही है रोमर का चित्र। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। दोस्तों प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे हम प्रदीप्त कहते हैं, और जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे हम अप्रदीप्त कहते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये मोमबत्ती है, इसके पास अपना प्रकाश है, तो ये क्या हो गया, ये प्रदीप्त हो गया, ये प्रदीप्त हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, जिस वस्तु होगा दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, जिस वस्तु होगा यहाँ पे दोस्तों, जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे हम अदीप्त कहते हैं। देखिए दोस्तों ये जो बुक है इसके पास अपना प्रकाश है, अगर इसको हम अंधेरे कमरे में ले जाए तो ये इसके पास अपना प्रकाश है, ये हमको दिखाई देगा नहीं। अगर वही मोमबत्ती को हम अंधेरे कमरे में ले जाए तो उसके पास अपना प्रकाश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है दोस्तों, वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल कर फैलती है उसे क्या कहते हैं हम।
तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं दोस्तों, उसे हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। जो ये किरणपुंज हुआ और वे एक बिंदु से निकल कर क्या फैलती है, ये चारों दिशाओं में एक किरणपुंज एक बिंदु से निकलकर क्या फैलती है, उसे ही हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है दोस्तों, वैसा किरणपुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकार का एक बिंदु पर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अभिसारी किरणपुंज कहते हैं दोस्तों। वैसा किरणपुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकार एक बिंदु पर आकर मिलता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये एक बिंदु से आकर क्या मिलता है, एक बिंदु से आकर क्या कहता है, मिलता है दोस्तों। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है दोस्तों, वैसा किरणपुंज जो एक दूसरे के समानांतर हो उसे हम समानांतर किरणपुंज कहते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। देखिए ये एक दूसरे के क्या समानांतर है, एक दूसरे के क्या दोस्तों, ये समानांतर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है दोस्तों। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है दोस्तों, और ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, आपतन कोण किसके बराबर होता है दोस्तों। तो आपको बताए थे आपतन कोण, आपको हम बताए थे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। आपतन कोण किसके कौन सा कोण के बराबर होता है, तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो दोस्तों आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, तो अगर आपतन कोण 60 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का होगा। यदि आपतन कोण 60 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, आपको क्लास में मज़ा आ रहा है नहीं दोस्तों, आपको क्लास में मज़ा आ रहा है ना, क्योंकि यह क्वेश्चन जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों आपको हम समझाते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है दोस्तों, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं दोस्तों, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को, यहाँ पे वस्तु होगा दोस्तों, वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं हम। तो दोस्तों उसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये सूक्ष्मदर्शी है दोस्तों, इसमें हम छोटी यंत्र को बड़ा करके देख सकते हैं, कोई भी छोटा सूक्ष्म होगा उसे हम बड़ा करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, वह यंत्र जिससे दूर की वस्तु, यहाँ पे वस्तु का दोस्तों, वह यंत्र जिससे दूर की वस्तु स्पष्ट देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं। तो दूर की वस्तु देखा जा सकता है उसे हम दूरदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम दूरदर्शी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए दोस्तों ये उत्तल दर्पण है, यह उत्तल दर्पण है और इसका परावर्तक सतह बाहर निकला है दोस्तों। इसका परावर्तक सतह क्या है, बाहर है, मतलब कि दोस्तों यह उत्तल दर्पण है। देखिए दोस्तों यह उत्तल दर्पण है और इसका परावर्तक सतह, इसका जो परावर्तक सतह ये किनारा है, ये बाहर निकला हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों 20 नंबर पे आते हैं हम लोग। 20 नंबर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए दोस्तों ये अवतल दर्पण और इसका परावर्तक सतह क्या अंदर है। ये जो अवतल दर्पण है ये कलई, इसका जो बाहरी सतह ये कलई किया गया हो और अंदर का सतह हो वो प्लेन हो, मतलब कि परावर्तक हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है,
जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो परावर्तक सतह है वो समतल है, उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है? किसी दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु को, यहाँ पे वस्तु का दोस्तों, किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु को छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का दोस्तों। यहाँ देखिए उत्तल दर्पण का दोस्तों सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों मोटर गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये जो साइड मिरर है इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग? क्योंकि हमें पीछे की जो वस्तु आ रही है वो हमें स्पष्ट दिखाई दे, वह छोटा दिखाई देता है और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो अवतल दर्पण का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है दोस्तों? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये दाढ़ी का मतलब आप क्या समझे? ये दोस्तों दाढ़ी का मतलब आप क्या समझे दोस्तों? आप लोग बोलिए, ये दाढ़ी का मतलब आप लोग क्या समझे? हजमा के दुकान में आप लोग जाते हैं केस कटाने, तो वहाँ पे कौन सा दर्पण लगा रहता है दोस्तों? तो वहाँ पे अवतल दर्पण लगा रहता है, क्योंकि वहाँ पे प्रतिबिंब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इसीलिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहा है? मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैकलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो अवतल दर्पण का। क्यों प्रयोग किया जाता है मोटर गाड़ी के हेडलाइट एवं बैकलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग? क्योंकि वहाँ जो प्रकाश की किरणें हैं फैलाती है, इसीलिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है दोस्तों? दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं? तो दर्पण की लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये जो दर्पण की दोस्तों ये लंबाई है, ये जो लंबाई है दोस्तों दर्पण की, इसे ही हमको द्वारक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? द्वारक कहते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है? वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव में होकर गुजरता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्रधान अक्ष कहते हैं दोस्तों। उसे हम प्रधान अक्ष कहते हैं। यह देखिए दोस्तों, यह रेखा एक रेखा है और यह एक रेखा है और यहाँ से यहाँ की दूरी ये वक्रता केंद्र है। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है? वक्रता केंद्र है। और ये पी है, यहाँ पे ये पी है, यहाँ पे ध्रुव है, ये यहाँ पे क्या है? ध्रुव है से होकर क्या गुजरता है, उसे क्या कहते हैं? हम प्रधान अक्ष कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कर रहा है? वक्रता केंद्र, यहाँ पे वह होगा दोस्तों, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे वक्रता केंद्र दोस्तों और यहाँ ये ध्रुव है, इसके मध्य में क्या है? इसी को दोस्तों हम फोकस कहते हैं, फोकस। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? फोकस कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है? अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा दोस्तों? फोकस पे बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है? अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वस्तु कहाँ स्थित हो? वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों कहाँ पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कर रहा है दोस्तों? उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? तो उत्तल दर्पण में दोस्तों सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कर रहा है?
अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में दोस्तों बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है? किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से पर मिलती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है? किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यह जो क्वेश्चन है दोस्तों यह सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है दोस्तों, समझ गए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। समझ गए दोस्तों। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन भी आ गया। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? वो सीधा होता है, उल्टा नहीं होता, वो सीधा होता है दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है दोस्तों? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यह सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 38 हो गया, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कर रहा है? हम भी मिस्टेक कर जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, मिस्टेक होता ही रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है दोस्तों? अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। आपको क्या बोले थे? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 तक हो गया दोस्तों। आप जो क्वेश्चन टकराएगा दोस्तों वो क्वेश्चन बैंक से है। क्वेश्चन बैंक पीछे के फाइनल परीक्षा में पूछे गए। ये जितना भी क्वेश्चन था दोस्तों, ये जितना भी क्वेश्चन था जब पीछे जो फाइनल परीक्षा हुआ था वह सब प्रश्न इस मतलब कि फाइनल परीक्षा में पूछे गए थे। चलिए आप क्वेश्चन बैंक से जो क्वेश्चन लिए है वो क्वेश्चन को आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों ये आ गया क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए था। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला ये क्वेश्चन क्या है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा होता है। कलर चेंज कर दीजिए दोस्तों। चलिए उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध कैसा होता है? तो R बराबर 2F होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम हैं? तो दोस्तों आपको बताए थे हम प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है कैसे? अवतल दर्पण में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है दोस्तों? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आपको क्या बताए थे हम कि नियम कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आपको हम बताए थे उत्तल दर्पण की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? हजामत बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो हजामत बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। वही दाढ़ी बनाने में या हजामत बनाने में, हजामती दुकान में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण का? तो अवतल दर्पण का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है?
प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों प्रकाश तरंग का उदाहरण विद्युत चुम्बकीय तरंग है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो अवतल दर्पण का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण से दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो दोस्तों दर्पण सूत्र कौन है? 1/v+1/u = 1/f। आपको एग्जाम में पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि अवतल दर्पण से 1/v+1/u = 1/f। वो ये 5 नंबरी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सिद्ध यह क्वेश्चन बनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? प्रकाश गमन करती है कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का एसआई मात्रक मीटर होता है क्या? नहीं। 1/मीटर ये भी नहीं होता दोस्तों, 1/मीटर स्क्वायर ये भी नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं होता।